नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश प्रीत सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपीएस कोचिंग क्लासेस पर। आज का अपना टॉपिक थंबनेल के अंदर आपने देख ही लिया होगा, नाइट्रोजन चक्कर है और पूरा इसको एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही साथ इसके साथ अपने करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव। ठीक है। और जो भी इसके साथ अपना है वैश्विक तापन नाम का भी है, वो उसी में है हरित गृह प्रभाव में, तो वो भी कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें। अपना जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद अपने बायो और फिजिक्स का शुरू करेंगे। और जिन अभ्यर्थियों ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, क्लास नहीं लगाई, वो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। तो नाइट्रोजन चक्कर शुरू करते हैं। वायु में नाइट्रोजन का विभिन्न पेड़ पौधों और जंतुओं से होते हुए पुनः वायुमंडल में जाना ही क्या कहलाता है? नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। यानी कि पेड़ पौधे, जंतुओं और उनसे वायु में जो नाइट्रोजन है उसका वापस किस में जाना? वायुमंडल में जाना, है ना। वही क्या कहलाएगा? उसका नाइट्रोजन साइकिल कहलाएगा, नाइट्रोजन चक्र कहलाएगा। 5 मुख्य चरण है इसकी, प्रोसेस है, स्टेप्स है, जिनके अंदर से होकर के ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। ये जो है आपकी जो आरबीएससी एनसीईआरटी जो भी है बुक्स, उनके अंदर मिल जाएगा आपको। लेकिन वहाँ पे क्या है कि पूरा मतलब एक्सप्लेन किया हुआ है ज़्यादा ही। कहने का मतलब वो उन बच्चों के आईक्यू के अकॉर्डिंग है, उनके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग है। तो अपने को मेन करना है, वो आपको छांट करके सब कुछ यहाँ पे बताया जाएगा। अब देखिए, 2 तरीके से पहला पॉइंट आता है इसका, यौगिकीकरण नाइट्रोजन का या स्थिरीकरण, जो कि 2 तरीकों से होता है। पहला तड़ित या बिजली चमकने के कारण होता है, जो कि भौतिकी या अजैविक कहलाता है। देखिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, बिजली चमकती है तो क्या बनाएगी? 2NO बनाएगी, है ना। NO प्लस O2 मिलेगा तो क्या मिलेगा? NO2। दूसरा आता है जैविक। जैविक या अपने कहें जैविक N2 स्थिरीकरण। 2 तरह से होता है, एक असहजीवी या स्वतंत्र होते हैं जिसमें जीवाणु और शैवाल आ जाएंगे, और दूसरा सहजीवी होगा। ये अपने जब अपने बायो करेंगे उसके अंदर भी ये सब चीज़ें आएगी, है ना। तो सहजीवी के अंदर कौन सा होता है? राइजोबियम, दाल वगैरह के जो पौधे हैं, राइजोबियम फलीदार पौधों की जड़ ग्रंथियों में पाया जाता है। ये भी काम करता है जैविक जो स्थिरीकरण का नाइट्रोजन के। दूसरा असहजीवी या स्वतंत्र में 2 जीवाणुओं के नाम ध्यान रखने हैं, एजोबैक्टर और ब्लास्ट्रीडियम। ठीक है, शैवाल है 2, एनाबिना और नोस्टॉक। उसके बाद सेकंड प्रोसेस रहती है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में क्या है? अमोनिया को अमीनो अम्ल में ग्रहण कर प्रोटीन निर्माण ही क्या कहलाता है? स्वांगीकरण। फिर तीसरा आता है अमोनियमकरण, अमोनीकरण, यानी कि नाम से पता लग रहा है अमोनिया में बदलना। पहला क्या था? स्थिरीकरण या यौगिकीकरण, है ना, स्टार्टिंग जो होती है। दूसरा आता है स्वांगीकरण। आपको ये नाम भी याद रखने हैं क्योंकि आपको इनका सीक्वेंस दे के पूछ सकता है कि एरो लगा करके कि पहला ये है, फिर ये है, फिर ये, या फिर अल्टरनेटिव करके इनको, है ना, आगे पीछे करके। तो स्वांगीकरण में क्या आएगा? अमोनिया को अमीनो अम्ल में ग्रहण कर प्रोटीन निर्माण ही स्वांगीकरण है। तीसरा आता है अमोनीकरण, यानी कि यूरिया या यूरिक अम्ल को किस में बदलना? अमोनिया में। अब जो अमोनिया है उसको आगे किस में बदलेंगे? नाइट्रेट में, NO3 में। जो प्रोसेस क्या कहलाएगी? नाइट्रीकरण। अमोनिया को चेंज करेंगे, चेंज होगी जो प्रोसेस है क्या कहलाएगी? नाइट्रीकरण। अमोनिया को नाइट्रेट यानी NO3 में बदलना। और ये क्या करता है? नाइट्रोसोमोनास एक नाइट्रीकारी क्या है? जीवाणु है। नाम दे के पूछ सकता है कि कौन सा एक जीवाणु है जो अमोनिया को नाइट्रेट में बदलता है या नाइट्रीकारी है? तो नाइट्रोसोमोनास ये नाम है। फिर आता है विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण का मतलब है कि नाइट्रेट से पुनः नाइट्रोजन को वायुमंडल में प्रवेश देना। स्यूडोमोनास एक विनाइट्रीकरण जीवाणु है, ये नाम ध्यान रखने। अब अपने जो आपकी क्लास के अंदर दिया हुआ है, ये देखिए, ये आपको नाइट्रोजन चक्र का फिगर मिलेगा। क्या है? मैंने आप उस पर ध्यान दें कि कैसे करना आपने।
वायुमंडल से नाइट्रोजन आएगी, ठीक है। मैंने आपको दो प्रोसेस बताई, एक तो नाइट्रोजन आएगी तो पहला तो तड़ित से, है ना, तड़ित मतलब बिजली से स्थिरीकरण होगा नाइट्रोजन का, और उसके बाद वो कहाँ जाएगी, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक यानी मिट्टी के अंदर। बरसात आएगी तो वो किस में जाएगी, मिट्टी के अंदर। मिट्टी के अंदर जाने के बाद दो प्रोसेस रहेगी, एक तो जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन यौगिक का गैस या नाइट्रोजन में बदलना, ठीक है। दूसरी प्रोसेस क्या होगी, उस मिट्टी से पौधे उसको अवशोषण करेंगे, फिर वो पौधे जंतु खाएंगे, जंतु खाने के बाद या तो उत्सर्जन या फिर जीवों के मृत्यु से उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट होगी और वो वापस किस में मिल जाएगी, इसमें मिट्टी में। तो कहने का मतलब एक तो प्रोसेस ही ये चलेगी, ये वाली, है ना, ये साइकिल ऐसे कैसे ही चलेगा, पहली प्रोसेस। दूसरी जो प्रोसेस है वो बाहर की साइड आपको दिख रही होगी कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन है वो पहले किस में चेंज होगी, नील हरित शैवाल या जीवाणुओं में, उनके द्वारा उनका स्थिरीकरण होगा। दूसरा, जीवाणुओं द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तन होगा, है ना, और उसके बाद ये मिट्टी में जाएंगे नाइट्रोजन के उपस्थित यौगिक, और उसके बाद किस में जाएंगे, जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैस या नाइट्रोजन में परिवर्तन, और वापस वो किस में चल जाएगा, वायुमंडल में। तो सिर्फ आपको ये चार्ट थोड़ा सा माइंड में रखना, आप अपनी नोटबुक के ऊपर बना लीजिए वीडियो को पॉज करके और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा, आपके जितने भी ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप फेसबुक सभी जगह पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। वापस देख लीजिए, दो प्रोसेस है, स्थिरीकरण पहला जिसके अंदर भौतिक और जैविक आएंगे, या अजैविक और जैविक कह लीजिए। अजैविक में तो जिसमें जीव जंतुओं का कोई रोल नहीं है, यानी कि बिजली चमकने के कारण नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलेंगे, 2NO बनाएंगे, NO ऑक्सीजन से क्रिया करके फिर क्या बनाएगा, NO2। दूसरा, जैविक के अंदर स्वतंत्र और सहजीवी या असहजीवी कहिए, है ना, तो स्वतंत्र यानी कि असहजीवी जो कि जीवाणु और शैवाल है, दो जीवाणु है, एजोबेस्ट और ब्लास्ट्रीडियम, शैवाल दो है, एनाबिना और नोस्टॉक। सहजीवी में राइजोबियम फलीदार पौधे की ग्रंथियों में पाया जाता है, ये काम करता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का। फिर स्वांगीकरण आएगा, स्वांगीकरण में सेकेंड प्रोसेस है, क्या रहेगा इसमें, अमोनिया को अमीनो अम्ल में ग्रहण कर प्रोटीन का निर्माण करना स्वांगीकरण है। तीसरा, अमोनीकरण, आपको डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि अमोनिया को अमीनो अम्ल में ग्रहण कर प्रोटीन निर्माण क्या कहलाता है, या ये प्रोसेस क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, स्वांगीकरण। अमोनीकरण क्या है, यूरिया या यूरिक अम्ल का अमोनिया में बदलना अमोनीकरण है। और अमोनिया फिर नाइट्रेट में बदलेगा तो क्या कहलाएगा, नाइट्रीकरण। और जब नाइट्रेट वापस नाइट्रोजन में बदलेगा और वायुमंडल में प्रवेश करेगा वो क्या कहलाएगा, विनाइट्रीकरण। नाइट्रीकारी एक जीवाणु है जिसका नाम है नाइट्रोसोमोनास, और विनाइट्रीकरण जो जीवाणु है उसका नाम है स्यूडोमोनास, ठीक है। ये आपकी प्रोसेस रहेगी दोनों की। ये बीच वाली जरूर ध्यान रखें कि मिट्टी से पौधे अवशोषण करेंगे, अवशोषण करने के बाद उन पौधों को जंतु खाएंगे, जंतु खाने के बाद या तो उत्सर्जन कर देंगे यानी कि मल के रूप में बाहर निकाल देंगे, या फिर उन जीवों की मृत्यु होने के द्वारा जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ वगैरह में बदलेगी वो वापस मिट्टी में मिलेगी, और मिट्टी से फिर जीवाणु द्वारा क्या है, नाइट्रोजन यौगिकों का गैस या नाइट्रोजन में परिवर्तन हो जाएगा। ये था आपका नाइट्रोजन चक्र। अब अपने बढ़ते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट पे, या पौधग्रह प्रभाव या हरित ग्रह प्रभाव। देखिए, मेन समझने वाली चीज़ है इसमें, और इसमें से क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा डेफिनेटली एक आधा। तो होता क्या है कि जो ठंडे प्रदेश है उसके अंदर उन फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त तापमान नहीं मिल पाता, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, कांच के घर बनाते हैं। अब उन फसलों के अंदर उस जगह पे जहाँ पे भी उसको उगाया जाएगा तो उसको कांच के ऐसे चार दीवारें और ऊपर छत लगा देंगे, जिससे कि जो सूर्य की विकिरणें हैं, है ना, वो ताप ग्रहण कर लेंगे लेकिन वापस उत्सर्जित यानी बाहर नहीं निकलने देंगे गर्मी उसकी। तो इससे क्या होगा, कांच का जो बॉक्स बना होगा या घर होगा पूरा, उसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। इससे उन फसलों को उनका जो अनुकूल टेम्परेचर है, अनुकूल तापमान है वो मिल जाएगा। और इसी प्रकार जो मानव निर्मित कांच के घर है वही क्या कहलाते हैं, ग्रीन हाउस। और इस इफेक्ट को
कि जो उसके अंदर गर्मी जो है वो लॉक हो जाती है एक हिसाब से, इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। प्रकृति में CO2 गैस के कारण उत्पन्न ग्रीन हाउस प्रभाव से तापमान जीवन अनुकूल बना रहता है, किंतु वायुमंडल में CO2 की लगातार वृद्धि होने के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि हो रही है। तो CO2 ने अपनी एक वायुमंडल में क्या है, परत बना ली है, जिससे सूर्य से आने वाली विकिरणें अवशोषित तो कर लेती है ना, पृथ्वी पर भेजती रहती है और उसको अवशोषित करती रहती है, जिससे इसका अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है। और यही आपकी ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है या वैश्विक उष्णता कहलाती है। क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा आपको, हरित गृह प्रभाव के कारण वैश्विक उष्मीकरण होता है, ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं? प्रमुख गैस सबसे अगर इम्पोर्टेंट कहें तो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके अलावा और भी है, CH4 है, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन कहें इसे, या NO2 है। ये भी गैस क्या है? गैस हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, गलत लिख दिया यहाँ, ग्रीन हाउस गैस आएगा, ठीक है। और इनका सीक्वेंस देखिए क्या रहेगा, सबसे पहले CO2 आएगी सबसे ज़्यादा, फिर आएगी आपकी सेकंड CH4, सबसे पहले CO2, फिर CH4, फिर CFC, और सबसे लास्ट जो है वो आएगी NO2। ये ध्यान रखें, ये इनका क्रम है कि सबसे ज़्यादा जो प्रभावी करने उत्तरदायी कारक है वो कौन सी गैस है? CO2, और उसके बाद CH4, फिर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और सबसे निम्न स्तर की अगर आपने कहें, इससे भी कम है लेकिन इन चारों में सबसे कम कहें तो NO2 है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे ज़्यादा कौन सी है उत्तरदायी, तो वो CO2 है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ज़रूर भूलें मत, मतलब, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।